नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी विशेष सीरीज ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आज हमारे विषय पावर सिस्टम प्रोटेक्शन में समझते हैं ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर के प्रोटेक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन में बुकोल्स रिले कहाँ लगाई हुई होती है? तो ट्रांसफार्मर के तेल में डूबे हुए सभी इंटरनल पार्ट्स में सभी तरह का प्रोटेक्शन देने के लिए हम बुकोल्स रिले का इस्तेमाल करते हैं और इसे ट्रांसफार्मर के मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में जो पाइप का कनेक्शन है उसमें लगाते हैं। तो हमारी बुकोल्स रिले है वो मेन टैंक और कंजर्वेटर के बीच में, जैसे यहाँ चित्र में दिखाया गया है, लगाई जाती है। अगला प्रश्न है, वो कौन सी रिले है जो ट्रांसफार्मर में सभी तरह के इंटरनल फॉल्ट्स को डिटेक्ट और प्रोटेक्ट करने के काम आती है? तो उस रिले का नाम यही बुकोल्स रिले है। बुकोल्स रिले बेसिकली एक गैस ऑपरेटेड रिले है। ट्रांसफार्मर में किसी भी प्रकार की अंदर जो फॉल्ट होगी, टर्न टू टर्न या टर्न टू ग्राउंड फॉल्ट, उसमें ऑयल में डिस्चार्ज से गैसेस डेवलप हो सकती हैं और वो गैसेस तेल में से होती हुई मेन टैंक से बाहर निकलते समय यहाँ जब ये गैसेस ऊपर अकुमुलेट होती हैं तो वो ऑयल को नीचे दबाती हैं और ऐसी स्थिति में यहाँ दो फ्लोट हैं। जब थोड़ी गैस आएगी तो ये ऊपर वाला फ्लोट नीचे गिरकर एक अलार्म मैसेज दे सकता है और ऐसे अलार्म मैसेज को हम इस टेस्ट कॉक से अकुमुलेटेड गैस को रिलीज करके फ्लोट को वापस अपनी पोजीशन पे लाके बंद कर सकते हैं। और इस तरह की फॉल्ट को हम ट्रांसफार्मर में इंसिपिएंट फॉल्ट कहते हैं, जो मान लेते हैं एक टर्न से दूसरे टर्न के बीच में हुई लेकिन बाद में ऑयल ने इंसुलेशन का रोल बना देना है और फॉल्ट को क्लियर कर देना है। तो इस फॉल्ट के कोई तत्काल बुरे नतीजे नहीं आएंगे और एक मेंटेनेंस इंजीनियर को इस तरह के अलार्म को एक लॉग बुक में नोट करके जब कभी भी ट्रांसफार्मर की मेंटेनेंस हो तो उन्हें देख लेना चाहिए। अगर किसी ट्रांसफार्मर में मेजर फॉल्ट है, एक कंटिन्यूअस अर्थ फॉल्ट है या फेस टू फेस फॉल्ट है, तो ऐसी स्थिति में ज्यादा गैस जब अकुमुलेट होगी तो वो नीचे वाली फ्लोट को भी दबा देगी और ऐसी स्थिति में एक ट्रिप सर्किट को मैसेज जाएगा और ट्रांसफार्मर सर्किट ब्रेकर की मदद से ट्रिप कर दिया जाएगा। जो अनमेन्ड हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं, पोल माउंटेड सबस्टेशंस, उन पे बुकोल्स रिले नहीं लगाई जाती, लेकिन जहां सबस्टेशन पे देखभाल के लिए ह्यूमन बींग्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, वहां हमारी सभी ट्रांसफार्मर पे बुकोल्स रिले लगाई जाती है। हम बुकोल्स रिले को ये भी कहते हैं कि वो किसी मेजर फॉल्ट की आने से पहले जो माइनर एंड फॉल्ट्स होती हैं उनका भी पहले से अंदाज लगा सकती हैं, तो वो एंटीसिपेट कर सकती है किसी भी ट्रांसफार्मर में होने वाली मेजर फॉल्ट को, क्योंकि ऐसी कंडीशंस में सिर्फ अलार्म सर्किट्स वाली गैसी माइनर अकुमुलेट होती हैं। ये सभी परीक्षाओं का एक प्रचलित प्रश्न है कि अगर एक पावर ट्रांसफार्मर की दो वाइंडिंग्स, हाई वोल्टेज डेल्टा है और लो वोल्टेज स्टार कनेक्टेड है और स्टार न्यूट्रल ग्राउंडेड भी है, तो फॉल्ट को पता करने के लिए जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन हम स्कीम इस्तेमाल करते हैं उसके कनेक्शंस कैसे होंगे? तो हमें पता है कि अगर एक ट्रांसफार्मर में डेल्टा और दूसरी साइड स्टार है तो दोनों की जो लाइन वोल्टेजेस हैं उनमें या लाइन करंट्स हैं उनमें 30 डिग्री का फेज डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में जो सीटी की सेकेंडरीज हैं वो जो डिफरेंस ऑफ करंट है वो ऑपरेटिंग कॉइल में भेजती हैं। अगर इन दोनों में 30 डिग्री का फेज डिफरेंस है तो ये ऑपरेटिंग कॉइल हमेशा एनर्जाइज रहेगी। ऐसी स्थिति में इस फेज डिफरेंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए जिधर ट्रांसफार्मर की कनेक्शन डेल्टा है वहां सीटीज का कनेक्शन हम स्टार करते हैं और जिधर ट्रांसफार्मर का कनेक्शन स्टार है वहां सीटीज का कनेक्शन, यहाँ जैसे इस पीली हाईलाइट में हम दिखा रहे हैं, डेल्टा करते हैं। तो अगर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में डेल्टा स्टार कनेक्शन है तो हम सीटी में स्टार डेल्टा कनेक्शंस करेंगे ताकि हमारी डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम में जो सीटी का आउटपुट है उसमें फेज डिफरेंस ना रहे और ऑपरेटिंग कॉइल में दोनों सीटीज का डिफरेंस फ्लो हो। अगला प्रश्न है कि एक डिफरेंशियल प्रोटेक्शंस के साथ कौन कौन सी समस्याएं एसोसिएटेड? जब हम ट्रांसफार्मर का डिफरेंशियल प्रोटेक्शन करते हैं तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को जब हम एनर्जाइज कर रहे हैं तो वो एक इनरश करंट लेती है मैग्नेटाइजिंग का, जो सिर्फ प्राइमरी साइड में होता है। तो ऐसी स्थिति में प्राइमरी की सीटी अपना आउटपुट डिफरेंस करंट यहाँ बनाएगी, सेकेंडरी में कोई करंट नहीं होने के कारण ट्रिप हो सकता है। तो ऐसे ट्रिप को रोकने के लिए हम हार्मोनिक रेस्ट्रेन सिस्टम अगर यूज नहीं करेंगे तो हमारा डिफरेंशियल प्रोटेक्शन काम नहीं करेगा। अगर दोनों साइड की सीटी के रेशो मैचिंग नेचर के नहीं है तो मिसमैच होने से एक थ्रू फॉल्ट कंडीशंस में भी, एक फॉल्ट ट्रांसफार्मर के बाहर है या ट्रांसफार्मर एक नॉर्मल लोड
पे या ओवरलोड पे काम कर रहा है और सीटी के रेशो प्रॉपरली मैच नहीं है, तो दोनों का जो डिफरेंस करंट है वो यहाँ ऑपरेटिंग कॉइल में सफिशिएंट करंट भेज के और हमारी फॉल्ट जैसी कंडीशंस बना सकता है। कई बार हम ट्रांसफार्मर में वोल्टेज की रेगुलेशंस के लिए टेप चेंजिंग बदल करते हैं, तो जब हम टेप चेंजिंग करते हैं तो ये जो हमारे सीटी रेशोज हैं वो फिक्स्ड होते हैं। वो टेप चेंजिंग करने से सीटी की सेकेंडरी में टर्न्स फिक्स हैं और हमने ट्रांसफार्मर में अगर टेप चेंजिंग किया तो ये सीटी रेशो बदलने से हमारी ऑपरेटिंग कॉइल में करंट आने से एक फॉल्ट जैसा एहसास हो सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं और इन सब प्रॉब्लम्स का निदान हम बायस्ड डिफरेंशियल प्रोटेक्शंस करके कर सकते हैं, जिसमें एक रेस्ट्रेनिंग या बायस्ड कॉइल लगाकर हम ऑपरेटिंग कॉइल के अगेंस्ट में कुछ एमएमएफ बनाकर इस तरह के मिसमैच जो कैरेक्टरिस्टिक में होते हैं या टेप चेंजिंग से जो असर आ सकते हैं उन्हें न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर के मैग्नेटाइजिंग इनरश करंट में किस प्रकार के हार्मोनिक्स ज्यादा होते हैं? अध्ययन में पाया गया कि मैग्नेटाइजिंग करंट में सेकंड हार्मोनिक की अच्छी अमाउंट होती है। तो अगर एक ट्रांसफार्मर नो लोड पे है, सेकेंडरी में कोई करंट नहीं है, तो जो प्राइमरी साइड में करंट लिया जाएगा उसमें सेकंड हार्मोनिक की अच्छी खासी अमाउंट होगी। ऐसी स्थिति में जब प्राइमरी में मैग्नेटाइजिंग करंट है, सेकेंडरी में लोड करंट नहीं है, तो दोनों का जो डिफरेंस है वहां ये ऑपरेटिंग कॉइल में ट्रिपिंग सिग्नल डेवलप कर सकता है। और इस तरह के बचाव के लिए हम ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन में एक हार्मोनिक रेस्ट्रेन स्कीम यूज करते हैं जो हमें गार्डिंग देती है, सुरक्षा देती है मैग्नेटाइजिंग इनरश करंट से। हम यहाँ जो डिफरेंस करंट आ रहा है मैग्नेटाइजिंग करंट और इधर सेकेंडरी में नो लोड का, उसका एक प्रोपोर्शनल शेयर एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी में भेजते हैं जो सेकेंड हार्मोनिक कंपोनेंट को सेपरेट करके रेस्ट्रेन के लिए भेज देगा। तो अगर यहाँ मैग्नेटाइजिंग इनरश में सेकंड हार्मोनिक करंट काफी मात्रा में है तो वो सेकंड हार्मोनिक करंट यहाँ एक रेस्ट्रेन एक्शन बनाकर इस डिफरेंस करंट को ऑपरेट होने से रोक देगा। तो हम हार्मोनिक रेस्ट्रेन से मैग्नेटाइजिंग इनरश से जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में प्रॉब्लम्स आती है उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसके लिए डिफरेंशियल रिले का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते? अगर एक जनरेटर के अंदर कोई फॉल्ट होती है तो उसका हम डिफरेंशियल प्रोटेक्शन से पता कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर की भी कोई इंटरनल फॉल्ट है तो उसे हम डिफरेंशियल प्रोटेक्शन से पता कर सकते हैं। लेकिन कोई फॉल्ट जनरेटर या ट्रांसफार्मर में बाहर होती है यहाँ, तो हमारी दोनों साइड में करंट सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज होगा और उनका डिफरेंस यहाँ ऑपरेशन पे नलीफाई हो जाएगा, तो हमारी रिले ऑपरेट नहीं करेगी। तो थ्रू फॉल्ट कंडीशंस के लिए हमारी डिफरेंशियल रिले है जो यहाँ ग्रीन हाईलाइट में सी ऑप्शन दिखाया गया, काम नहीं करेगी। अगला प्रश्न है कि मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम है जो बायस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम है, उसे हम मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम भी कहते हैं, वो किसके लिए काम आती है? तो हमें पता है कि सीटी रेशो में मिसमैच हो सकता है। हमारी ये जो वायर कनेक्शंस के लिए यूज होते हैं पायलट वायर्स, इनके भी इंपीडेंस में फर्क आ सकता है। तो किसी थ्रू ओवरलोड कंडीशंस पे भी डिफरेंस करंट ऑपरेशन ना करे, इसलिए हमें एक रेस्ट्रेन या बाइसिंग यहाँ लगानी होती है। और इस तरह का प्रोटेक्शन हम ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर दोनों में इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे फीडर या ट्रांसमिशन लाइन है उनमें कैरियर करंट स्कीम से इस तरह का प्रोटेक्शन हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसे हम मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन या डिफरेंशियल प्रोटेक्शन नहीं कहते हैं। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर या बस जोन्स, इन सब के प्रोटेक्शंस के लिए यूज हो सकता है। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में तो आंसर हो गया है ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर दोनों, जबकि यहाँ बस जोन्स, अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर सभी के लिए हम डिफरेंशियल प्रोटेक्शन यूज कर सकते हैं। जिनकी फिजिकल स्पेसिंग ज्यादा नहीं हो, जिनके साथ ये पायलट वायर का अरेंजमेंट हम करके यहाँ ऑपरेटिंग कॉइल्स डिजाइन कर सकते हैं, उन सभी कंडीशंस में बस जोन्स में भी, अल्टरनेटर में भी और ट्रांसफार्मर में भी हम डिफरेंशियल प्रोटेक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रश्न है, रोटेटिंग मशीन्स, अल्टरनेटर और मोटर्स में लाइटनिंग सर्जेस का प्रोटेक्शन किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? तो हम मोटर या अल्टरनेटर के टर्मिनल्स पे लाइटनिंग अरेस्टर्स लगा सकते हैं जो नॉन लीनियर मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर्स होते हैं। लाइटनिंग की ओवर वोल्टेज की कंडीशन पे इनका रेजिस्टेंस तेजी से कम होने पर ये लाइटनिंग के सर्ज को ग्राउंड कर देते हैं और जब नॉर्मल वोल्टेज आती है तो ये वापस हेल्दी हाई रेजिस्टेंस कंडीशंस को प्राप्त कर सकते हैं। हम मोटर की वाइंडिंग्स या अल्टरनेटर की वाइंडिंग्स को भी ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शंस देने के लिए स्नबर सर्किट के तौर पे वाइंडिंग के पैरेलल में कैपेसिटर्स लगा सकते हैं। तो यहाँ जो सी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो गया है। इसकी मदद से, पैरेलल कैपेसिटर की मदद से या लाइटनिंग अरेस्टर की मदद से हम ओवर वोल्टेज और लाइटनिंग सर्जेस से रोटेटिंग मशीन्स को बचा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी अल्टरनेटर के लिए कौन सी फॉल्ट एक्सटर्नल फॉल्ट है? तो अगर एक अल्टरनेटर का प्राइम मूवर फेल हो गया है, हमारा स्टेटर तो मेन लाइन से कनेक्टेड है लेकिन मैकेनिकल इनपुट आना बंद हो गया है, तो ऐसी स्थिति में एक सिंक्रोनस अल्टरनेटर एक सिंक्रोनस मोटर बन के अपनी मैकेनिकल लोड की रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकता है और पावर का फ्लो उल्टा हो सकता है। लेकिन ये फॉल्ट
एक्सटर्नल फॉल्ट कहलाएगी, इंटरनल फॉल्ट नहीं कहलाएगी। अगर एक अल्टरनेटर का एक्साइटेशन फेल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अल्टरनेटर अपने मैकेनिकल प्राइम मूवर की मैकेनिकल इनपुट से सिंक्रोनस से ज्यादा स्पीड पाके एक इंडक्शन जनरेटर जैसा बिहेव करने लगेगा और वो सप्लाई में एक सडन सर्जेज और डिस्टरबेंस की कंडीशंस पैदा कर सकता है। तो ऐसी कंडीशंस में हम हमारी जो ऑफसेट महोर रिले है उसे लगाते हैं, जो ऐसी कंडीशंस को सेंस करके अल्टरनेटर को सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देती है और उसके मैकेनिकल इनपुट को भी सेपरेट कर देती है। फेलर ऑफ एक्साइटेशन भी एक अल्टरनेटर के लिए एक्सटर्नल फॉल्ट कहलाएगी। बाहर से लाइटनिंग या किसी और स्विचिंग से ओवर वोल्टेज आना भी एक एक्सटर्नल फॉल्ट है, जिसके लिए हम लाइटनिंग अरेस्टर या स्नबर सर्किट पैरेलल कैपेसिटर का यूज करते हैं। तो ये तीनों फॉल्ट एक्सटर्नल फॉल्ट है और इन सब के बचाव के लिए हम डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम नहीं लगा सकते। तो यहाँ ये जो चौथा ऑप्शन है, ऑल ऑफ द अबव, दीज ऑल थ्री आर एक्सटर्नल फॉल्ट्स। प्रश्न है कि एक अल्टरनेटर में अचानक 3 फेज शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो शॉर्ट सर्किट करंट को कौन कंट्रोल करेगा या शॉर्ट सर्किट करंट किस पर डिपेंड करेगा। तो जब एक अल्टरनेटर में अचानक शॉर्ट सर्किट होता है तो शुरू में एक सब ट्रांजिएंट जोन में हमारा फॉल्ट करंट का मैग्नीट्यूड काफी अधिक होता है, क्योंकि कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेजेस की प्रिंसिपल के अनुसार एयर गैप में फ्लक्स वही रहता है और स्मॉल लीकेज रिएक्टेंस के कारण हमारा सब ट्रांजिएंट करंट बहुत ज्यादा हो जाता है। जब डैम्पर वाइंडिंग में अपने टाइम कांस्टेंट के हिसाब से इंड्यूस करंट्स खत्म हो जाते हैं तो हमारा ट्रांजिएंट जोन शुरू होता है और हमारा शॉर्ट सर्किट करंट फ्लक्स एयर गैप फ्लक्स में आर्मेचर रिएक्शन के डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट से जो कमी होती है उससे तेजी से कम होने के कारण हमारा शॉर्ट सर्किट करंट भी कम होता है। और 10 से 20 साइकिल के बाद जब हमारी फील्ड वाइंडिंग में भी इंड्यूस्ड करंट्स उसके टाइम कांस्टेंट के हिसाब से खत्म हो जाते हैं तो स्टेडी स्टेट कंडीशंस आ जाती है और इस स्टेडी स्टेट कंडीशंस में आर्मेचर रिएक्शन का स्ट्रॉन्ग डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल में एक आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस बनता है और उसे लीकेज रिएक्टेंस से जोड़ने पर जो सिंक्रोनस रिएक्टेंस बनता है या उससे जो सिंक्रोनस इंपीडेंस बनता है वो हमारे करंट को लिमिट करता है। और क्योंकि सिंक्रोनस इंपीडेंस लगभग 1 यूनिट के आसपास होता है तो हम पाते हैं कि शॉर्ट सर्किट कंडीशंस में भी एक अल्टरनेटर का करंट नॉर्मल लोड करंट जैसा रहता है। एक बड़े अल्टरनेटर या मोटर को ओवरलोड से किस प्रकार बचाया जा सकता है। तो हम आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर कोर और वाइंडिंग के बीच में टेम्परेचर सेंसिटिव थर्मिस्टर टाइप रिलेज इस्तेमाल करते हैं, जिनका टेम्परेचर बदलने से रेजिस्टेंस जो चेंज होता है वो एक एरर सिग्नल देकर ट्रिपिंग मैसेज दे सकता है। प्रश्न है कि एक मोटर के सर्किट में जो 100 एम्पियर का फ्यूज लगा हुआ है वो किस प्रकार के प्रोटेक्शंस देगा। तो हमारे फ्यूज में एक फैक्टर फ्यूजिंग फैक्टर होता है जो 1.5 भी हो सकता है। तो ये फ्यूज जिसकी रेटिंग 100 एम्पियर है वो 100 एम्पियर फुल लोड करंट मोटर का होने पे भी बिना गर्म किए हुए कंटिन्यूअस करंट को कैरी करेगा। और 100 से 150 के बीच में फ्यूज मेल्ट कितनी देर में होगा ये अनिश्चित है और ऐसी स्थितियों में छोटे ओवरलोड 10, 20, 30% में हो सकता है कि फ्यूज हमारा देर से अपना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे और मोटर डैमेज हो जाए। तो फ्यूज हमारी मोटरों में ओवरलोड प्रोटेक्शन नहीं देते, लेकिन शॉर्ट सर्किट कंडीशंस में करंट नॉर्मल रेटेड करंट से हजारों सैकड़ों गुना ज्यादा हो सकता है। तो फ्यूज इंस्टेंट ब्लो होकर मोटर को शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करेगा। अधिकांश टेक्स्ट में आप फ्यूज से ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों के प्रोटेक्शंस होने की बात समझेंगे या पाएंगे, लेकिन सत्य बात यह है कि फ्यूज ओवरलोड प्रोटेक्शंस नहीं करते, वो सिर्फ शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शंस दे सकते हैं। एक बड़े जनरेटर या अल्टरनेटर में अगर एक्साइटेशन फेल हो जाए तो उसे डिटेक्ट करने के लिए कौन सी प्रोटेक्शन स्कीम्स हम इस्तेमाल करते हैं। तो अगर किसी जनरेटर का एक्साइटेशन खत्म हो जाएगा तो वो अपने मैकेनिकल प्राइम मूवर से सिंक्रोनस से ज्यादा स्पीड पाके एक इंडक्शन जनरेटर जैसा बिहेव करने लगता है और ऐसी स्थिति में हमारे रियल और रिएक्टिव पावर्स के फ्लो में स्विंग्स आती हैं। ऐसे स्विंग्स को डिटेक्ट करने के लिए हम इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक की एक ऑफसेट महोर रिले का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे अल्टरनेटर को मेन लाइन से डिस्कनेक्ट कर देंगे ताकि हमारे पावर ग्रिड की स्टेबिलिटी मेंटेन रहे और जो अल्टरनेटर है उसका मैकेनिकल इनपुट बाईपास कर दिया जाएगा। एक अल्टरनेटर में सबसे महत्वपूर्ण स्टेटर वाइंडिंग फॉल्ट क्या है। तो सभी तरह की फॉल्ट्स चाहे वो 2 फेज के बीच में हो या 2 टर्न्स के बीच में हो या किसी टर्न का अर्थ से कनेक्ट होना हो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ ऑल ऑफ द अबव राइट ऑप्शन हो गया है। और सभी तरह के फॉल्ट्स में जो सबसे ज्यादा फॉल्ट्स किसी अल्टरनेटर में हो सकती है वो स्टेटर वाइंडिंग फॉल्ट्स हैं और इन सब को डिटेक्ट करने के लिए हम डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वीडियो ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर के प्रोटेक्शंस के सवाल समझाने में आपकी मदद करेगी। हमारी इसी श्रृंखला की दूसरी वीडियो से आपकी विषय समझ और अच्छी होगी। आप कामयाब बने, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।